वो करने के लिए जरूरी है समझना हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो इन टुडेज वीडियो विल बी स्टार्टिंग दैट कि स्टैक और हीप क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है मेमोरी एलोकेशन करते हुए, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम स्टैक के बारे में देखें तो स्टैक का मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपको जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। स्टैक में क्या होता है कि एज एंड व्हेन फंक्शंस आर कॉल्ड, उनके जो स्टैक फ्रेम्स होते हैं वो हमारे मेमोरी स्टैक में ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉल होगा इंट मेन फंक्शन, राइट। तो उसका जो स्टैक फ्रेम है वो हमारे मेमोरी स्टैक में ऐड हो जाएगा, जिसमें लोकल वेरिएबल्स होंगे ए, बी और सम। उसके बाद जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होगा तो उसका जो स्टैक फ्रेम है वो ऐड हो जाएगा हमारे स्टैक में, और उसके लोकल वेरिएबल्स होंगे num1 और num2। अब यहाँ पे अगर मेरे को num1 और num2 को मेन फंक्शन से एक्सेस करना है तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं। और अगर मेरे को ऐड फंक्शन में ए, बी या सम को एक्सेस करना है तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट? नो, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर लोकल वेरिएबल्स। तो इनका जो स्कोप है वो इनके फंक्शन तक ही सीमित है, राइट। अनदर थिंग इज कि जैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ऐड फंक्शन को तो वो हमारे स्टैक से जो है वो पॉप हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही हम मेन से रिटर्न करेंगे तो वो भी पॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जिस ऑर्डर में हमारे फंक्शन स्टैक में आ रहे हैं उसके ऑपोजिट ऑर्डर में वो निकल रहे हैं। तो दिस इज अ फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है, जो हर बारी फॉलो होता है। तो पहले यहाँ से ऐड निकलेगा और फिर मेन। अगर हमें ये ऑर्डर के अलावा कोई और ऑर्डर फॉलो करना है सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू इन मेमोरी स्टैक। ऑल्सो जो हमारा मेमोरी स्टैक होता है वो एक फिक्स साइज का होता है। तो अगर कोई हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे फंक्शन जो है वो बार बार कॉल हो रहे हैं तो वो स्टैक फ्रेम में हमारे ऐड होते रहेंगे, और एक टाइम आएगा जहाँ पे इट कुड रिजल्ट इन स्टैक ओवरफ्लो। तो ये कंडीशन तब होती है जब हम रिकर्शन के क्वेश्चंस करेंगे, तब ये हो सकती है। रिकर्शन में एक फंक्शन जो है अपने आप को बार बार कॉल करता है, और अगर वहां पे हम कोई एंडिंग या स्टॉपिंग पॉइंट नहीं लगाए तो वहां पे वो कॉल होता जाता है, एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि हमारा स्टैक का जो साइज है वो फिक्स्ड है, राइट। तो स्टैक में ये भी होता है कि जो मेमोरी एलोकेट हो रही होती है एट कंपाइल टाइम, उसको सिस्टम को पता होना चाहिए कि कितनी मेमोरी उसे एलोकेट करनी है। अगर हमें नहीं पता या हमें मेमोरी को चेंज करना है ड्यूरिंग रन टाइम तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू अगर हमारे वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी स्टैक में है। तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि वहां पे हम अपने वेरिएबल्स को मैनुअली मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं, और ये जो हम मैनुअली एलोकेट और डी एलोकेट कर रहे होते हैं ये होता है हीप में। हीप को हम फ्री स्टोर भी बोलते हैं क्योंकि हीप का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता। तो अगर हमारे प्रोग्राम को ज्यादा मेमोरी चाहिए तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं हीप में, क्योंकि हीप का साइज जो है वो एक्सपैंड हम कर सकते हैं एज बिग एज द वर्चुअल मेमोरी ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हीप और स्टैक का ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि स्टैक का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है और हीप का साइज फिक्स नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो मैंने प्रोग्राम लिख रखा है तो इंट a इज इक्वल टू 10 अगर मैं लिखती हूँ तो ये जो वेरिएबल है a इसको मेमोरी एलोकेट होती है स्टैक में और इसमें वैल्यू डल जाती है 10। तो अगर मेरे को हीप में अपना कोई वेरिएबल स्टोर करना है तो उसके लिए वी यूज द न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी इन हीप। तो यहाँ पे आई राइट int स्टार p इज इक्वल टू न्यू int। तो इससे क्या होगा कि एक इंट वेरिएबल के लिए मेमोरी जो है मुझे एलोकेट हो जाएगी हीप में। लेकिन यहाँ पे ये जो p है ये हीप में डायरेक्टली स्टोर नहीं हो रहा होगा, p वुड बी स्टोर्ड इन स्टैक, एंड p जो है वो पॉइंट कर रहा होगा टू द मेमोरी एड्रेस जहाँ पे हमें मेमोरी एलोकेट हुई है एक इंटीजर स्टोर करने के लिए, राइट। तो हमारा p is a pointer that is pointing to the memory address in heap। और यहां पे हमने इस मेमोरी एड्रेस में स्टोर कर दी है वैल्यू 10। तो this is how we can allocate memory in heap and this happens dynamically। तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है हीप में इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं as long as we have its memory address, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। सो दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में ये होता है कि हमने मैनुअली एलोकेट किया है तो हमें मैनुअली डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। स्टैक में तो ऐसा होता है कि सिस्टम खुद एलोकेट कर देता है और खुद डी एलोकेट कर देता है, लेकिन इधर जो है वी हैव टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स मैनुअली। तो उसके लिए हम एक दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डी एलोकेट मेमोरी फ्रॉम हीप, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे डिलीट p तो उससे क्या होगा कि जो मेमोरी एलोकेटेड है हीप में हमें इसके लिए
वो हट जाएगी, लेकिन जो पॉइंटर है हमारा p जो पॉइंट कर रहा है वो वहीं रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू मेमोरी एलोकेशन जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, राइट। तो जिस मेमोरी एलोकेशन को वो एक्सेस कर पा रही है या पॉइंट कर रही है उसका हमें कोई काम नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं कर रखी। तो ये डैंगलिंग पॉइंटर जो है ये नहीं होना चाहिए। एंड हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई और वेरिएबल कोई और मेमोरी जो हम एलोकेट करते हैं हीप में, हम वहां पे इस पॉइंटर को पॉइंट करवा सकते हैं, या फिर हमें ये पॉइंटर जो है स्टैक से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ सपोज मेरे को यहाँ पे एक एरे स्टोर करनी है, ठीक है, तो एरे स्टोर करने के लिए दिस इज द सिंटैक्स दैट आई वुड फॉलो, p इज इक्वल टू न्यू इंट एंड ब्रैकेट्स में जो हमारा एरे का साइज होगा वो। यहाँ पे मेरे को p को दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ना। तो उससे क्या होगा कि मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एक एरे के लिए 4 साइज की, और जो हमारा p पॉइंटर हो जाएगा वो उस एरे को पॉइंट करेगा, ठीक है। और वो एरे को कैसे पॉइंट करेगा, वो एक्चुअली एरे का जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा p में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे। तो अगर सपोज मेरे एरे का साइज रन टाइम पे मुझे चेंज करना है, तो वो स्टैक में अगर मैं एलोकेट कर रही हूँ मेमोरी एरे को तो वो पॉसिबल नहीं है। बट इफ आई एम डूइंग दिस इन हीप देन आई कैन डू दिस थ्रू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, बिकॉज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम पे साइज पता होना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हमें हमारी एरे को एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है इसको हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिलीट ब्रैकेट एंड p। तो ये पूरा जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर रखा है हमारे एरे को ये उसको डिलीट कर देगा। एंड लास्ट में ये जो पॉइंटर हमने लगा रखा है अगर हमें इसको भी हटाना है तो हम उसके लिए लिख देंगे p इज इक्वल टू नल। तो उससे जो है p की वैल्यू जो है वो नल हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये p जो है ये कहीं किसी स्पेसिफिक पोजिशन में हीप में पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। एंड जैसे ही हम इंट मेन से एग्जिट करेंगे तो p अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप। इस स्टैक में जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन होती है वो अपने आप होती है, हमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन हीप में वी हैव टू एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी मैनुअली। तो यहाँ पे यू माइट बी वंडरिंग कि हम ये जो डी एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी ये क्यों कर रहे हैं, राइट, वाई वी गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू डी एलोकेटिंग मेमोरी। एक तो लाइक आई टोल्ड कि स्टैक में तो खुद हो जाती है डी एलोकेट, तो वहाँ पे हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे खुद नहीं होती तो हमें करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दैट वुड रिजल्ट इन मेमोरी लीक। Memory leak is a situation when you allocate memory in heap and don't delete it, and it is seen as a serious issue especially in programs like servers वगैरह जो कि कभी terminate ही नहीं होते, राइट। सो मेमोरी लीक शुड बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम्स, एंड उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम जो भी हमारा वेरिएबल है जो हम डायनेमिकली एलोकेट करें जिसके लिए मेमोरी, उसको हम फ्री भी करें, उसकी जो मेमोरी एलोकेटेड है वो डी एलोकेट भी करें, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैक एंड हीप एंड ऑल दैट यू शुड नो अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे से हम और टॉपिक्स करेंगे लाइक लिंक लिस्ट वगैरह, तो आपको और समझ में आएगा कि हम हीप क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसमें मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रही है। Memory is one important and crucial resource of memory to us. The memory that is assigned to a program or application in a typical architecture can be divided into 4 segments. One segment of the memory is assigned to store the instructions that need to be executed. Another section stores all the static or global variables, the variables that are not declared inside a function and that have the whole lifetime of an application. They are accessible anywhere during the whole life cycle of the application as long as the application is running. One section of the memory is used to store all the information of function calls and all the local variables. And we have also talked about stack in our lesson on call by reference. Local variables are declared inside a function and they live only till the time the function is executing. The amount of memory set aside for these 3 segments, the text segment, the global variable segment and the stack, does not grow while the application is running. We will come back to why we use this 4th segment, heap, in a while. Let us first understand how these 3 segments of the memory are used when a program executes. That gives me the square of a number. We have another function, square of sum of x plus main, and this total is a global variable, so it should sit in this section, in, and this total is a global variable, so it should sit in this section. The amount of memory allocated on stack for execution of main can also be called the stack frame for the method main. All the local should return back to all this information. It's calculated when the program is quite short. A stack frame is allocated for this particular short. Well, the top of this, understand? Okay, so this total is a global variable. It sits here. Waiting for the function above to execution of the program. Let's again call square of sum when the program is compiling. Now when main calls square of sum method, let's write shortcut SOS for square of sum. Then a stack frame is allocated for the call to stack variables. At any time during the execution of the program, the function at the top of the stack is executing and rest are kind of paused.
waiting for the function above to return something, and then it will resume execution. I have drawn this play and pause button here in case you do not understand. Okay, so this total is a global variable. It sits here in this section. Global variable because it is not declared inside a function. We can access it anywhere. And then we go to this particular statement where we call square of sum, and square of sum is calling square. So right now this is a call stack. This program may not be the best way to implement this logic. I have written this program this way so that I can have some nested methods calling each other. Let's say right now we are at this particular statement, we are executing this statement. So at this stage, call stack will have these three methods. Now when this method finishes, we will return back to this particular statement. As soon as square function will return, it will be cleared from the stack memory, and now some square of sum function will resume. Once again, when square of sum finishes, the control will come back to this particular line. Line total is equal to square of sum, and main will resume again. Now main will call printf. So once again, printf will go to the top of the stack. Printf will finish, and the control will come back again to main, and now main will finish. And when main finishes, program will also finish. So in the end, our global variables will also get cleared. There was no need in this program to keep this variable total as global. We should assign a variable as global only if it is needed at multi-program. Just reserve space, let's say OS allocates 1 MB of space as stack, but the actual allocation of the stack frame and the actual allocation of the local variables happens from this stack during runtime. And if our call stack grows beyond the reserved memory for the stack, like for example, if a method A calls B, B calls C, and we go on calling and we exhaust the whole space reserved for the stack, then this is called stack overflow, and in this case, our program will crash. One common case of stack overflow is when you write a bad recursion and your program goes infinitely into recursion. So as we can see, there are some limitations of stack. The memory set aside for stack does not grow during runtime. Application cannot request more memory for stack. So if it is 1 MB, then if the allocation of variables and functions in stack exceeds 1 MB, our program will crash. Further, the allocation and deallocation of memory onto the stack happens by a set rule. When a function is called, it is pushed onto the stack on top of the stack. When it finishes, it is popped or removed from the stack. It is not possible to manipulate the scope of a variable if it is on the stack. Another limitation is that if we need to declare a large data type, like an array, as local variable, then we need to know the size of the array at compile time only. If we have a scenario like we want to decide how large the problem with stack for keeping its rule for allocation and deallocation of memory, a programmer can totally control how much memory to use from the heap, till what time to keep the data in the memory during the application's lifetime on the system itself. That is a dangerous thing also, and we need to be really careful about using heap for this reason. We also sometimes call heap free pool of memory or free store of memory. We can get as much as we want from the heap. How heap is implemented by the operating system, language runtime, or the compiler is something which can vary, which is a thing of computer architecture. But an abstracted way of looking at the heap as a programmer is that this is one large free pool of memory available to us that we can use flexibly as per our need. Heap is also called dynamic memory, and using the heap is referred to as dynamic memory allocation. And let us now see how to use the heap in our C or C++ program. I will clear this code in the left, and I will draw one more rectangular block here for heap. There is one more thing that I must point out before moving forward. Heap is also one data structure, and if you do not know about this data structure heap yet, you will learn about it in your data structure course. But this nomenclature here has nothing to do with the heap data structure. The term heap here is being used only for the large free pool of memory. Heap data structure does not come anywhere in this context. This term often confuses a lot of people when they know about heap data structure. Stack is also one data structure, but the stack segment of the memory is actually an implementation of stack data structure. But heap is not an implementation of heap data structure. To use dynamic memory in C, we need to know about 4 functions: malloc, calloc, realloc, and free. To use dynamic memory in C++, we need to know about 2 operators: new and delete. These 4 functions can also be used in C++ because C++ has backward compatibility. It is only a superset of C, but C++ programmers mostly use these 2 operators, new and delete. We will see some code examples and try to understand how things happen when dynamic memory is used. Let us first pick up some code example in C. Let us write a C program. I'll clean up some of this stuff in the right. 1 MB for stack, this was just an assumption. In reality, the size of the stack will be decided by the operating system. If we declare a variable like this, then this variable is a local variable. It goes on the stack. Memory for this particular variable comes 5. Then we are saying, in fact, the only, now let us write, so go ahead and to still consuming block, we will be number of block of memory. It returns code. We use something like this, where if we want to allocate an array, we use difference. Instead of using these 2 functions, malloc and free, we will use 2 operators, new and delete, and write our code something like this. So instead of using malloc, we are using the new operator here. And instead of using free, we are using delete here. If we want to allocate an array, we use something like this, where we put the size in brackets here. And if we want to free an array, we use this particular operator, delete, and 2 brackets. Sorry, 1 bracket. With C++, we do not have to do all these typecastings like malloc returns void, and Hey guys, this is Boy Aman Agarwal और आज
इम्पोर्टेंट टू फिक्स स्टोरी स्टैक में फिक्स नहीं होता। अब यहाँ पे अगर स्टोर भी बोलते एलोकेट कर रहे होते, ये होता डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हमें नहीं पता या हम हमारे पे हम अपने वेरिएबल्स को मैनुअली एलोकेट और डी एलोकेट कर रहे होते हैं, ये होता है हीप में। हीप को हम फ्री स्टोर भी बोलते हैं। हमको बस मेमोरी साइज फिक्स नहीं, इसमें वैल्यू डल जाती है 10। तो अगर मेरे को हीप में अपना कोई वेरिएबल स्टोर करना है तो उसके लिए वी यूज द न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी इन हीप। तो यहाँ पे आई राइट int स्टार p इज इक्वल टू न्यू int। तो इससे क्या होगा कि एक int वेरिएबल के लिए मेमोरी जो है मुझे एलोकेट हो जाएगी हीप में। लेकिन यहाँ पे ये जो p है ये हीप में डायरेक्टली स्टोर नहीं हो रहा होगा। p वुड बी स्टोर्ड इन स्टैक एंड p जो है वो पॉइंट कर रहा होगा टू द मेमोरी एड्रेस जहां पे हमें मेमोरी एलोकेट हुई है एक इंटीजर स्टोर करने के लिए, राइट। तो हमारा p एंड दिस हैपेंस एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ग्लोबल वेरिएबल की स्टैक में तो ऐसा होता है डिलीट ऑपरेटर लोकेटेड है, वो हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू मेमोरी एलोकेशन जहां पे कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, राइट। तो जिस मेमोरी एलोकेशन को वो एक्सेस कर पा रही है या पॉइंट कर रही है उसका हमें कोई काम नहीं है, बिकॉज वहां पे हमने कोई वैल्यू स्टोर एंड है कहाँ के लिए। दिस इज द सिंटैक्स दैट आई वुड फॉलो। p इज इक्वल टू न्यू इंट एंड ब्रैकेट्स में जो हमारा एरे का साइज होगा वो। यहाँ पे मेरे को p को दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ना। तो उससे क्या होगा कि मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एक एरे के लिए 4 साइज की, और जो हमारा p पॉइंटर हो जाएगा वो उस एरे को पॉइंट करेगा, ठीक है। और वो एरे को कैसे पॉइंट करेगा, वो एक्चुअली एरे का जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा p में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे। तो अगर सपोज मेरे एरे का साइज रन टाइम पे मुझे चेंज करना है तो वो स्टैक में अगर मैं एलोकेट कर रही हूँ मेमोरी एरे को तो वो पॉसिबल नहीं है। बट इफ आई एम डूइंग दिस इन हीप देन आई कैन डू दिस थ्रू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, बिकॉज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम पे साइज पता होना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हमें हमारी एरे को एक ब्लॉक जो हो जाएगी तो हमें पता चल
लग जाएगा कि ये P जो है ये कहीं किसी स्पेसिफिक पोजीशन में हीप में पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। एंड जैसे ही हम इंट मेन से एग्जिट करेंगे तो P अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंट मेन से एग्जिट, दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप। इस स्टैक में जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन होती है वो अपने आप होती है, हमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन हीप में वी हैव टू एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी मैनुअली। तो यहाँ पे यू माइट बी वंडरिंग कि हम ये जो डी एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, ये क्यों कर रहे हैं, राइट? Why are we giving so much importance in a situation when you allocate memory in heap and don't delete it? And it is seen as a serious issue, especially in allocate हो रही है।
वेरिएबल है जो हम डायनेमिकली हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज आपका स्वागत है फिर से अपनी कक्षा में और हम लेके आ गए हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स को आप कैरेक्टर्स एरेज का बड़ा भाई मान सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स में शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कैरेक्टर एरेज एग्जिस्ट करते हैं तो हमें स्ट्रिंग्स की क्या जरूरत है। तो कैरेक्टर एरेज का हमें पता है कि C++ में सारे जो एरेज होते हैं हमारे वो स्टैटिक टाइप के होते हैं। स्टैटिक टाइप मतलब एक बार हमने उनके लिए साइज डिफाइन कर दिया तो डायनेमिकली प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट से हम उनका साइज चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। लेकिन स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसमें हमें पहले से साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डायनेमिकली जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, उस हिसाब से हमारे जो स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर का जो साइज है वो हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, कैरेक्टर एरेज में हमारा अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे कॉन्कैटिनेट या अपेंड जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा बड़े साइज का एक कैरेक्टर एरे डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिंग्स में हमें जितनी जरूरत है हमें उतना ही साइज डिफाइन करने की जरूरत है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। एंड ऑल्सो अगर हमें आगे जाके कभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े जैसे कॉन्कैटिनेट करना पड़ा या अपेंड करना पड़ा अपनी स्ट्रिंग में किसी और स्ट्रिंग को, तो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजियर हो जाता है हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप में। एंड एट द एंड कैरेक्टर एरेज में कोई टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं होता जो शो करता है कि ये हमारी स्ट्रिंग का एंड आ गया है, बिकॉज ऑब्वियसली द साइज इज स्टैटिक एंड इट्स एन एरे आफ्टर ऑल। बट स्ट्रिंग में एक टर्मिनेटिंग स्पेशल कैरेक्टर होता है विच इज कॉल्ड \0। तो \0 स्ट्रिंग्स में हमें बताता है कि यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो खत्म हो गई है और हमारी स्ट्रिंग का एंड आ गया है। तो पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे स्ट्रिंग में और हम क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ। सो हमें पता है व्हाइल कोडिंग सबसे पहले हमें एक अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो लेट्स इंक्लूड इट IOStream। उसके बाद अगर हमें स्ट्रिंग यूज करनी है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल हेडर फाइल डालनी पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रिंग्स #include strings, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं जो कि हम आज देखने वाले हैं। और फिर हम करेंगे यूजिंग नेमस्पेस std और int main, फिर उसके बाद रिटर्न 0 और उसके ऊपर हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, एक स्ट्रिंग कीवर्ड लिखना होता है आगे और उसके आगे उसका आइडेंटिफायर, यानी हमें उसका नाम क्या रखना है स्ट्रिंग का। सो मान लीजिए मेरे को str नाम लिखना है तो मैं str लिख दूंगा। सो इस स्ट्रिंग कीवर्ड को आप लाइक डेटा टाइप के एनालॉगस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अब एक बार सिंपल इनपुट और आउटपुट करके देखते हैं, मजा तो आना चाहिए थोड़ा। सो अगर मेरे को इनपुट करनी है स्ट्रिंग तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा सीन str, और अगर मेरे को आउटपुट करनी है मैं क्या कर दूंगा cout str, राइट। एक बार रन करके देखते हैं। सो मैंने एक बार इनपुट लिया है ऋषभ और मैं इस पर रन करता हूँ। सो जैसे कि हम देख सकते हैं ऋषभ आउटपुट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जिसमें हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो एक टाइप तो ये मैं सिंपल स्ट्रिंग str कर दूँ, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है किसी 5 साइज की और आपको सारे कैरेक्टर्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मान लीजिए सपोज n, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकेंगे उसे, स्ट्रिंग str1 और सबसे पहले हम उसमें देते हैं साइज और उसके बाद जो हमें कैरेक्टर चाहिए है ना, 5 टाइम्स मुझे n चाहिए तो मैं सिंगल कोट्स में n लिख दूंगा, ठीक है। और लेट्स सेव इट 5 सपोज n, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकेंगे उसे, स्ट्रिंग str1 और सबसे पहले हम उसमें देते हैं साइज और उसके बाद जो हमें कैरेक्टर चाहिए है ना, 5 टाइम्स मुझे n चाहिए तो मैं सिंगल कोट्स में n लिख दूंगा, ठीक है। और लेट्स सेव इट, ओ सॉरी, अब एक बार इसको आउटपुट करते हैं, क्या सही आउटपुट आ रहा है, str1 end l। लेट्स सेव इट, ये वाला इनपुट हटा देते हैं, रन इट। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा 5 टाइम्स n आ चुका है। सो ये एक वे है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। एक और वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं इन डबल कोट स्ट्रिंग की। सपोज करिए मेरे को वैल्यू देनी अपनी कक्षा, राइट। सो मैं अपनी कक्षा लिख दूंगा। सो ध्यान से देखिए, इसमें हमने देख रहे हो स्पेस नहीं दिया, वो हम 2 सेकंड बाद या फिर 2 मिनट बाद पढ़ने वाले हैं, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अपनी कक्षा लेट्स cout str, लेट्स सेव इट, रन इट। सो हम देख रहे हैं कि अपनी कक्षा प्रिंट हो गया, बिल्कुल बढ़िया। हमें डिक्लेयर करना स्ट्रिंग को आ चुका है, ठीक है। सो हम देखते हैं इनपुट कैसे करेंगे। इनपुट हमने देख लिया, सीन का एक तरीका है। लेकिन अगर आपको इनपुट करना है विद स्पेसेस वर्ड्स को, यानी एक आपका सेंटेंस है आपको पूरा इनपुट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए करना क्या है, हमें सिंपली एक स्ट्रिंग तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर सीन, इसका सिग्नेचर ही होता है सीन और कॉमा अब स्ट्रिंग का नाम जो कि हमने रखा था str, ठीक है। सो अब हमने इनपुट ले लिया, ये इनपुट हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, cout str end l, अब हम आउटपुट करेंगे इसको। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रिंग लेंगे, मान लीजिए ऋषभ इज अ पीसफुल सोल, ये हमारा सेंटेंस है। सो लेट्स सेव आवर कोड, रन इट। तो जैसे हम देख सकते हैं ऋषभ इज अ पीसफुल सोल पूरा आ गया। लेकिन अगर मैं सीधा सीन का यूज करता तो मेरे साथ कुछ पंगा हो सकता था। देखते हैं क्या पंगा होगा, सीन str, लेट्स सेव इट, रन इट। हमने देखा उसने खाली पहले कैरेक्टर को इनपुट किया, स्पेस के बाद वो कह रहा है कि मेरा जो अगला इनपुट आएगा उसके लिए तुमने यार कोड ही नहीं लिखा है ना। तो ये है चीज इसकी कि गेट लाइन के पावर समझ रहे हो, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को इनपुट करा लेता है, ठीक है। सो हम देख चुके हैं गेट लाइन क्या होगा। सो हमने इनपुट करना सीख लिया, आउटपुट करना में आएगा कि सिंपल cout करना है और उसके आगे नाम लिखना है, आउटपुट भी करना सीख चुके हैं। सो हम देखते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। स्ट्रिंग्स में डिफरेंट फंक्शन क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि हम देखेंगे कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, है ना, S1 और S2, और आपको उन्हें अपेंड करना है। S1 मान लीजिए है मेरी फैमिली को करवाएंगे, ठीक है। तो S1 है मेरी फैमिली और आपकी S2 है ILY, है ना। कहते हैं ना फैमिली की फुल फॉर्म होती है फादर एंड मदर आई लव यू, राइट। सो ये अगर मेरी है तो मेरा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए फैमिली, राइट। सो ऐसा सा कुछ सीन होगा। हम दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे होंगे, अपेंड कराना मतलब जोड़ना। सो इसके लिए हम दो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू फैम और स्ट्रिंग S2 इक्वल टू ILY। अब हमें अगर इन्हें अपेंड करा के लिखना है, ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास, दोनों देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अगर मेरे को S1 में अपेंड कराना है S2 को, तो मैं क्या लिखूँ, S1 डॉट अपेंड। इसमें अपेंड फंक्शन हम यूज़ करते हैं और आगे उसके आर्गुमेंट में दे दूंगा S2। अब मैं अगर सी आउट S1 करता हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए दोस्तों, मेरा आएगा सिंपल फैमिली। देखते हैं क्या आता है, लेट्स सेव इट। इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत है नहीं इसकी, ना भी हटाओ तो चलेगा। लेट्स रन इट। सो हम देख सकते हैं फैमिली आ रहा है। सो इनपुट डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनपुट तो ले नहीं रहा है। तो फैमिली आ गया। सो इसको आउटपुट करने का और तरीका, इसमें क्या हुआ कि हमने S1 में अपेंड कर दिया, है ना। लेकिन अगर हम बोले कि मेरे को अपेंड नहीं करना, मेरे को सिंपल चाहिए भाई कि मेरी S1 ऐसी की ऐसी रहे, S2 ऐसी की ऐसी रहे, लेकिन फाइनल मेरा आ जाए फैमिली, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, S1 प्लस S2 लिख देंगे, राइट। उसको सेव करते हैं, लेट्स रन इट गाइस। तो वो मेरा डायरेक्टली फैमिली भी आ गया। अगर आपको अपेंड करना है और आपको अपेंड फंक्शन यूज नहीं करना है ना, थोड़ा लाइक याद करने में मुश्किल रह रही है, तो प्लस तो याद रहता ही है। अगर ए प्लस भी है तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है ना उसके आगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं कि भाई अपेंड की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, S1 इक्वल्स टू S1 प्लस S2, राइट। लेट्स सेव इट। और अगर मैं, क्योंकि अब S1 में वैसी फैमिली आ चुका है तो S1 प्लस S2 हम आउटपुट नहीं करेंगे। सेव इट, रन इट, लेट्स रन इट गाइस। तो हम देख सकते हैं फैमिली हमारा आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमें अपेंड करना आ गया, ठीक है। अब असाइन करना हम सीख ही लिया था जब हम डिक्लेयर करना सीख रहे थे, है ना। डायरेक्टली हम उसमें असाइन कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है कि अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग का पर्टिकुलर कैरेक्टर आउटपुट करना है या फिर एक्सेस करना है, वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। अब हम कैरेक्टर एरे में पढ़ ही चुके हैं कि भाई अगर एरे है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से उसे एक्सेस करते हैं, तो ठीक है। सो अगर मेरे को S1 का दूसरा कैरेक्टर एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, वो सिंपल है। अगर हम इसे एरे की तरह माने तो वो तो आसान हो गया ना बहुत। S1 का दूसरा कैरेक्टर और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो वो होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 1। और लेट्स सेव इट, रन इट। तो इसका दूसरा कैरेक्टर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए मेरा आउटपुट में, है ना। सो लेट्स रन इट गाइस। तो वो ए आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमें एक्सेस करना भी आगे कि भाई एक्सेस करते हैं, उसके आगे सिंपली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जोन सा कैरेक्टर एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे, राइट। क्योंकि इसमें इंडेक्स ऑफ F है 0, ए है 1, M है 2, राइट। तो हमें एक्सेस करना आ गया। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्लियर। भाई क्लियर से क्या होगा, है ना। एक क्लियर फंक्शन होता है हमारा, राइट। हम ए आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमें एक्सेस करना है उसका इंडेक्स 2, राइट। क्लियर, भाई क्लियर से क्या होगा, है ना। एक क्लियर फंक्शन होता है हमारा। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग ABC, है ना, और इसमें कोई भी वैल्यू डाल लेते हैं, है ना, और इसको आउटपुट करते हैं। लेट्स सेव इट। सॉरी, हमारी स्ट्रिंग का नाम ABC। सेव इट, रन इट। तो जैसे हम देख सकते हैं इतनी बड़ी स्ट्रिंग है और मेरे को अब चाहिए नहीं यार, मेरे को अपना ABC जो स्ट्रिंग है वो खाली करनी है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें लिखना पड़ेगा ABC डॉट क्लियर, है ना। देख लो क्लियर फंक्शन की ताकत देखना, सारी की सारी स्ट्रिंग उड़ा देगा इसके अंदर से। लेट्स सेव इट, रन इट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट कुछ आया ही नहीं, है ना, खाली आउटपुट है। सो हमने क्लियर फंक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि यार मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, अब मेरे को उन्हें कंपेयर करना है कि वो इक्वल हैं या फिर कोई पहली स्ट्रिंग बड़ी है, कोई दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग ले लेंगे। स्ट्रिंग S1 S2, S1 को मैं लिख देता हूँ सपोज ABC, और अपना एक सेकंड कोट में लिखेंगे ABC, और S2 को हम लिख देंगे स्ट्रिंग S2 बराबर XYZ, ठीक है। अब हम एक बार ना कंपेयर फंक्शन लिख के आउटपुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सी आउट S2 डॉट कंपेयर, तो ये S2 को कंपेयर कर रहा है S1 से और इसका आर्गुमेंट S1 दे दिया हमने, एंडल। लेट्स सेव इट, रन इट गाइस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 23 आउटपुट आ रहा है हमारा, यानी हम देख सकते हैं कि भाई XYZ जो है ना वो ABC से बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तो हमारा XYZ बड़ा है, और अगर वो 0 हो जाएगा, बेसिकली XYZ माइनस ABC वाली कोई चीज़ हो रही है तो X बाद में आता है, तो लेक्सिकोग्राफिकली XYZ बड़ा भी होना चाहिए, किससे, ABC से। सो वो है भी। और अगर मैं S2 को भी ABC डाल दूँ तो ये क्या आना चाहिए गाइस, 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल वैल्यूज हैं तो 0 आएगा। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई दो स्ट्रिंग्स इक्वल है नहीं अपने प्रोग्राम में, हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़ S1 डॉट कंपेयर S2 बराबर 0, तो सी आउट क्या अपना स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट। लेट्स सेव इट, रन इट। तो हम देख सकते हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल। वो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट में हमने एक चीज़ आउटपुट करा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमें पता है कि भाई 0 का क्या मतलब होता है, फॉल्स। तो फॉल्स है, तो अगर इफ़ के अंदर ट्रू होता है तब वो चलती है, तो इफ़ नॉट कर दिया मैंने सिंपली शॉर्ट करने के लिए, तो भी चलेगा। देखते हैं, इसको हटा लेते हैं, लेट्स सेव इट, रन इट। सो हम देख सकते हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट। सो हमें कंपेयर फंक्शन यूज़ करना आ गया है। उसके बाद अपना फंक्शन है एम्प्टी। भाई मेरे को अगर चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, है ना, किसी भी मोमेंट पे मेरे को चेक करना है मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एम्प्टी फंक्शन। तो मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग थी ABC, इनिशियली इसको आउटपुट करा लेते हैं, स्ट्रिंग सी आउट S1 एंडल। और अब मैंने इस पर क्या, कौन सा एम्प्टी करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे हम, क्लियर फंक्शन। सो S1 डॉट क्लियर। और अब मैं क्या चेक करता हूँ, इफ़ S1 डॉट एम्प्टी, तो क्या करते भाई, मेरे को बता दे कि एम्प्टी है, सी आउट स्ट्रिंग इज एम्प्टी। लेट्स सेव इट, रन इट। सो पहले हमारी ABC वैल्यू थी, है ना,
और उसके बाद हमने क्लियर फंक्शन यूज़ किया तो हमने देखा भाई इसने आउटपुट कर दिया स्ट्रिंग इज एम्प्टी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें देखना है कि भाई स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है, अगर इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया तो यानी ये बन जाएगा, और क्लियर को मैं हटा दूँ, लेट्स सेव इट, रन इट, तो हमारा क्या आएगा, स्ट्रिंग इज एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट तो चेंज करी नहीं। इस बार हमें क्या करना है, स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, लेट्स सेव इट, रन इट। सो हमने देखा भाई हमारी स्ट्रिंग थी ABC एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, तो स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए यार, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इरेज, है ना। तो इरेज क्या है, इरेज बहुत मजेदार चीज़ है भाई। जब डिलीशन हम पढ़ते हैं एरेज में तो उसमें हमें यार किसी भी पोजीशन पे जाके अगर कोई एलिमेंट्स या कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करने हैं तो हमें फिर उसमें शिफ्ट ऑपरेशंस भी लगाने पड़ते हैं कि भाई अच्छा मैंने अगर तीसरा एलिमेंट डिलीट किया तो मैं उसके बीच में शिफ्ट भी करूँगा कि तीसरा डिलीट किया तो चौथा तीसरी पोजीशन पे आ जाए, पांचवा चौथे की पोजीशन पे आ जाए। लेकिन ये कहानी हमें बार बार नहीं करनी, तो हमारी स्ट्रिंग में डायरेक्टली इरेज फंक्शन होता है। देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं उसे। सो मेरी स्ट्रिंग S1 ही लेते हैं और उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, है ना। उसकी वैल्यू हम लिखते हैं निनकम्पूप। गाइस सर्च करना निनकम्पूप का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब होता है वैसे फुलिश पर्सन। सो निनकम्पूप, है ना। इसमें अगर मेरे को थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो इरेज करना है, या फिर थर्ड इंडेक्स से लेके मेरे को M तक इरेज करना है ना, तो मेरे को कितने कैरेक्टर्स हो गए, ये 3 कैरेक्टर्स हो गए COM। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, S1 डॉट इरेज, इरेज फंक्शन ऐसे, और इसके आर्गुमेंट में क्या जाएगा, सबसे पहले आर्गुमेंट में जाता है इसमें कि उसका इंडेक्स क्या है जिससे डिलीट करना शुरू करना है और कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं। इस बार हमें 3 कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो इसलिए हमने 3 लिख दिया, और उसके बाद हम स्ट्रिंग को आउटपुट करा लेंगे cout S1, लेट्स सेव इट, रन इट। तो जैसे हम देख सकते हैं निन पूप आ गया, COM हट गया यहाँ से, है ना। अगर मेरे को 2 ही कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, लेट्स सेव इट, रन इट। तो उसके बाद अपना M आ जाएगा, है ना। CO डिलीट हो गया, तो ये था अपना इरेज फंक्शन। अब हम देखते हैं अगला है फाइंड, है ना। भाई बहुत हो गई कहानी, मेरे को अब ढूंढनी है चीज़ें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मेरे को COM है नहीं है मेरी स्ट्रिंग में, है ना। बेसिकली कोई सबस्ट्रिंग चाहिए ना मेरे को। स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग क्या होती है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना। मान लीजिए मेरे को ढूंढना है कि COM है नहीं है मेरी स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन यूज करेंगे CS1 डॉट फाइंड, और सिंपल जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है वो पास कर दी, और इसको मैं cout ही करा लेता हूँ क्योंकि ये जो रिटर्न करता है ये उसका पहला इंडेक्स रिटर्न कर देता है जहाँ पे ये मिलता है भाई को। cout S1 डॉट फाइंड एंडल, लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो हमें दे रहा है कि भाई तीसरे पोजीशन पे मेरे को पहला वो मिल गया है COM। अगर मेरे को खाली चाहिए था मान लीजिए पू, है ना, POO, तो लेट्स सेव इट, रन इट। तो ये कह रहा है भाई छठे इंडेक्स पे, 0 इंडेक्सिंग से देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 से मेरा स्टार्ट हो रहा है पू, तो इसने बिल्कुल बढ़िया बता दिया फाइंड ने, तो मैं फाइंड फंक्शन यूज़ करना आ चुका है। सो अब यार इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि मेरी कोई स्ट्रिंग है उसके बीच में मुझे कोई और नई स्ट्रिंग घुसानी है ना, तो वो होता है इंसर्ट फंक्शन। देख लो इसमें इंसर्ट, डिलीट, फाइंड कितनी तेजी से हो रहा है, एक लाइन का काम। सो ये है पावर स्ट्रिंग फंक्शन की। सो मान लीजिए मेरे को मेरी एक स्ट्रिंग लेंगे LOL, है ना, लॉल मेरे को इंसर्ट करनी है सेकंड इंडेक्स पे, तो क्या होगी, है ना, सेकंड इंडेक्स से पहले। सो उसके लिए हम लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट, और कौन सी पोजीशन को मुझे इंसर्ट करनी है, 2 पे, और मेरी स्ट्रिंग का नाम है लॉल। तो इसका दूसरा आर्गुमेंट होता है स्ट्रिंग जो मुझे इंसर्ट करनी है, पहला आर्गुमेंट होता है किस इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है ना। तो ये हमने इंसर्ट कर दी। अब cout कर देंगे हम S1 को, cout S1, लेट्स सेव इट, रन इट। जैसे कि हमने देखा सेकंड इंडेक्स पे LOL इंसर्ट हो चुका है और बाकी मेरी स्ट्रिंग एज इट इज है निनकम्पूप, राइट। सो नेक्स्ट फंक्शन पे हम बढ़ते हैं जो कि है लेंथ। अब मेरे को पता लगाना है कि ठीक है मेरी स्ट्रिंग तो जो मर्जी हो, बट उसका साइज क्या है, उसका लेंथ क्या है। तो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं S1 डॉट लेंथ या S1 डॉट साइज। सो cout S1 डॉट साइज, लेट्स सेव इट, रन इट। उसने बोला 10 लेंथ की, हाँ भाई निनकम्पूप 10 लेंथ की है। अगर मैं साइज की जगह लेंथ लिख दूँ तो भी चलेगा वो, लेट्स सेव इट, रन इट, है ना, 10 आगे बढ़िया। अब ये लेंथ ना काम आता है जब मैं आइट्रेट करता हूँ स्ट्रिंग पे, है ना। तो आइट्रेट करना बहुत आसान है, फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n प्लस एंड तो देखा मैं एक कैरेक्टर पे लेंथ तक बढ़िया। तो भी स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे substrs फंक्शन। तो वो कैसे होगा, मान लीजिए मेरे को चाहिए था यार 6 कैरेक्टर से लेके आखिरी तक, या फिर मेरे को 6 कैरेक्टर से आगे के 4 कैरेक्टर चाहिए थे, 6 इंडेक्स से लेके 4 कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग या फिर सिंपल cout कर देंगे, है ना। सो नई स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग s इक्वल टू S1 डॉट substr, और कौन सी पोजीशन से चाहिए मेरे को, 6 इंडेक्स से चाहिए, और कितने चाहिए, 4 चाहिए। सो लेट्स सेव इट, ओके आउटपुट भी करा लेते हैं cout s, लेट्स सेव इट, रन इट। तो जैसे हमने देखा 6 कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर मेरे को आगे के चाहिए थे, वो पूप है तो वो मुझे मिल गया। सो सबस्ट्रिंग फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें आ चुका है। अब हम देखते हैं कि यार मेरी कोई स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग, न्यूमेरिक मतलब कि उसमें नंबर हैं, नंबर हैं मेरे, जैसे कि न्यूमेरिक स्ट्रिंग थी मेरी 786 786, ठीक है। अब मेरे को इसको यार एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, तेजी से। उसके लिए होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर यानी STOI फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट x इज इक्वल टू STOI, और उसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी स्ट्रिंग S1, और सिंपली हम cout, अब क्योंकि ये इंटीजर है तो इस पर +2 करेंगे तो ये 786 का 788 हो जाएगा, यानी 788 हो जाएगा। लेट्स सेव इट, रन इट। सो 788 आ गया, यानी हमें किसी भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें STOI फंक्शन को यूज करना है। हमने अब यार स्ट्रिंग टू इंटीजर देख लिया, अब मेरे को इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है ना, तो उसके लिए फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग फंक्शन। सो मान लीजिए मेरा x था, अभी अब हम पहले x लेंगे, इंट
x इक्वल टू 786, राइट। और अब मेरे को इसमें इसको टू स्ट्रिंग करना है, तो डायरेक्ट आउटपुट करते हैं, सी आउट टू स्ट्रिंग x, और अब अगर हम +2 करेंगे इसमें तो हमें पता है प्लस से क्या होगा, अपेंड होगा ना कि 786 बनेगा। लेट्स सेव इट, रन इट। सो हमने देखा 786 तो ऐसे कैसे था, आगे 2 अपेंड हो गया क्योंकि ये प्लस फंक्शन क्या कर रहा है, अपेंड फंक्शन की तरह काम कर रहा है। सो प्लस ऑपरेटर, सॉरी। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि भाई अगर हमें सॉर्ट करनी है स्ट्रिंग, है ना भाई, अपनी कोई स्ट्रिंग थी रैंडम सी, कैसी रैंडम सी, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी स्ट्रिंग थी, है ना। अब मेरे को इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सॉर्ट करने हैं, है ना। तो उसके लिए तो हमें सॉर्ट फंक्शन, इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि है एल्गोरिथम, है ना। इसके अंदर हमारा सॉर्ट फंक्शन बैठा हुआ होता है। तो सॉर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमें सॉर्ट S1 का स्टार्टिंग आइटरेटर भेजना है, वो होता है S1.begin से होता है, याद रखेंगे। S1.begin से मेरे को उसका स्टार्टिंग आइटरेटर मिलता है, और S1.end से मुझे उसका आखिरी, यानी जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है ना, उसके बाद वाला, खत्म होने के बाद का जो आइटरेटर होता है वो मिलता है, ठीक है। सॉर्ट मैंने किया। सो अगर मैं S1 को आउटपुट करूँ तो मेरा क्या आएगा, सॉर्टेड स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी सॉर्टेड कैरेक्टर्स आ जाएंगे। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, लेक्सिकोग्राफिकली जो पहले आता है वो पहले दिखेगा, और जो बाद में आता है बाद में। तो A सबसे पहले आएगा, Z सबसे बाद में आएगा। तो सी आउट S1 एंड L, लेट्स सेव इट, रन इट। ओके, सो अपना सॉरी हमने इंट किया भाई, इंट नहीं स्ट्रिंग है वो, तो उसको स्ट्रिंग कर देते हैं। लेट्स सेव इट, रन इट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग सॉर्ट हो गई है ना भाई, सॉर्ट हो गई स्ट्रिंग। देख लो एक लाइन में आप सॉर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग को। सो हमने देखा कई सारे फंक्शंस जो कि हम स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं। तो स्ट्रिंग STL का पार्ट है ना, STL का होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो इसके अंदर और भी बहुत अच्छे कंटेनर्स है जो कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। सो ऐसे ही कोड करते रहिए, अपनी कोडिंग से इसको इंप्रूव करिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड लक।